वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ है उसका आज हम आंसर की डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस के आंसर क्या होने वाले, आज उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का ये आपका पेपर है एंड ये मॉर्निंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका हम आंसर की डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर होने वाले हैं। पेपर इजी आया था, बहुत इजी आया था, सारे क्वेश्चंस आपके करवाए हुए थे एंड पैटर्न आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका पैटर्न दिया हुआ है इसको ऑलरेडी हमने समझाया हुआ था, कई बार आपके पैटर्न बताए हुए थे, तो उसी पैटर्न पे आया पेपर एंड ये आपका इंग्लिश मीडियम में पैटर्न दिया हुआ है। हम डायरेक्ट यहाँ की तरफ चलते हैं एंड सेक्शन ए आपका जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर देखेंगे तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो घटनाएं जो है वो काल काल क्रमानुसार आपको जो व्यवस्थित करना है, यानी कौन सी घटना कब हुई उसको आपको बताना था इसके अंदर। इसमें अगर हम देखें सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका दिया हुआ है, 73वां 74वां संविधान संशोधन जो है लागू होना लिखा हुआ है, मुकामी बोर्ड के गठन के बारे में लिखा हुआ है एंड आगे देखिए हम तो तुंगन समिति के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीजें कब-कब हुई है, अगर हम बात करें सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, तो ये आपकी जो होती है ये 1952 में होती है। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ पेन जो है सही से लिख नहीं पा रहा है। 1952 आप इसे ऐसे करके चले कि ये 1952 में होती है। इसके बाद ये जो है ये 1993 में जो है लागू हो जाता है। वैसे 1992 के अंदर जो है स्टार्ट होता है ये। मुकामी बोर्ड का गठन अगर हम देखें तो ये 1882 में होता है और ठुंगन समिति की सिफारिश, इसका राइट आंसर है 1989। तो ये इस तरह से होगा, ये आपको बता दिया मैंने एंड इसके अंदर विकल्प जो दिए हुए हैं ये आपके सामने है। इसमें राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा, तीसरा जो मुकामी बोर्ड का गठन है ये होता है 1882 के अंदर। तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन को देखेंगे, पहले से हमें पता चल जा रहा है कि ऑप्शन जो डी है, वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। आगे की तरफ आते हैं हम, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में विदेशी मामलों में को जो है निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल किया गया है? तो आप सभी को पता होगा हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सभी के कार्य बटे हुए, चाहे वो राज्य के कार्य हो, चाहे वो संघ के कार्य हो या समवर्ती सूची हो। तो इनमें क्या है, कामों को बाँटा गया है। ऐसे ही अगर हम देखें विदेशी मामलों का जो कार्य है, ये मामले जो है वो संघ सूची देखता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया भी था। जो आपका अनुच्छेद 356 के तहत कोई राज्य कई कारण से होते हैं कि राष्ट्रपति के शासन लग जाए उस राज्य पर। जैसे आपातकाल जैसी स्थिति आ जाए, आर्थिक मंदी आ जाए, इस समय पर जो है लगाया जाता है। बाकी आर्टिकल 356 के तहत ये लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है आपका चौथा क्वेश्चन कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आए तो पांचवा क्वेश्चन मिलान से रिलेटेड पूछा गया था। जैसे अगर देखें ऐसे क्वेश्चंस भी है जो आपको नहीं आते हो, ठीक है, हम पहले ऑप्शन को ही देख के, जैसे मिलान में सभी ना आए आपको, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक ना एक आपने देखा हो, एक दो देखा होगा आपने। तो इसमें ऑप्शन ए अज्ञानता का आवरण दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है जॉन रॉल्स ने एंड यहाँ पे जो है अगर हम ए का थर्ड से मिलान देखें तो ए का थर्ड से इसमें भी मिलान नहीं है, इसमें भी नहीं है। ए का थर्ड से बी वाले में मिलान है, तो ये पूरा का पूरा सही हो जाएगा क्योंकि डी वाले में भी सही मिलान नहीं है। तो एक करने से ही हमें पता चल जाता है कि राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। तो जॉन रॉल्स इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो ये आपका जो है इंग्लिश मीडियम में यही सेक्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है। आपको जो है डेट वाइज जो है क्रोनोलॉजिकल जो है ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो राइट आंसर मैंने आपको बताया, जैसे इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी निकल कर आ गया है। इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको टिक करके बता देता हूँ कौन कौन सा राइट आंसर आएगा। जो फॉरेन अफेयर्स है वो कौन देखता है, तो जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर आता है ये। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी स्टेट अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल आपका 356, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो यहाँ पे देखिए हम ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा। मैच करना था आपको तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा मैच वाला। यहाँ पे ए का आपका जॉन रॉल्स आ जाएगा एंड ए का हम इससे ही देख के हम ऑप्शन जो बी है वो टिक कर देते हैं। ए का थर्ड दिया हुआ है। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में था। आगे की तरफ आते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण से रिलेटेड पूछा गया था। अभिकथन दिया हुआ है, कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता। तो ये बात सही है, कोई भी समाज के अपने सभी सदस्यों के साथ जो है सभी स्थितियों में
पूर्णतया पूरी तरह यानी एक समान बर्ताव नहीं करता, ये बात सही है। कारण क्या दिया हुआ है? कारण देखिए अगर हम समाज में श्रम और कार्य के विभाजन के आधार पर व्यक्ति जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको अलग-अलग महत्व और पुरस्कार मिलता है। तो ये योग्यता के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, उनके श्रम के आधार पर यहाँ पे महत्व मिलता है, हमको भी पता है ये। तो यहाँ पे देखिए ये बात सही हो जाएगी ऑप्शन ए। जो अभिकथन ए है और कारण आर है वो दोनों सही है और आर कथन जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 7वां। 7वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा निम्न में से किस क्रांति में दिया गया था? मैंने आपको करवाया भी था। फ्रांसीसी क्रांति में ये करवाया गया है। ठीक है? इसके अंदर जो है ये नारे आए थे। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उसके अंदर। 8वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा देश अप्रवासियों का देश होने पर जो है गौरवान्वित अनुभव करता है? तो इसका राइट आंसर आपका यूएसए निकल कर आ जाएगा। ये आपकी किताब के अंदर भी जो है इसका आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएँगे। अनुच्छेद जो 371 है, ए के तहत भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का जो दर्जा है वो प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन थे जम्मू कश्मीर, नागालैंड, पंजाब या राजस्थान। अगर हम देखें इसका राइट आंसर आपका नागालैंड निकल कर आएगा। 371 ए पूछा गया है एंड 371 बी है, उसके अंदर आसाम के बारे में बताया, उसकी विशेष राज्य के उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है एंड 371 ए के तहत नागालैंड को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला दिया गया है। आप देख सकते हो किस तरह से है ये एंड इसमें अभिकथन दिया हुआ है, साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो ये बात सही है। राजनीतिक दृष्टि जो है सभी व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कारण देखिए तो अधिकतर समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हुए हैं। देखिए तो हम दोनों बातें सही है, ठीक है? एंड अगर इसके राइट आंसर की बात करें, तो मुझे इसमें मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। दोनों चीज़ें सही कही गई है बट एक्सप्लेनेशन ये सही नहीं लग रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10वें का। एंड इंग्लिश मीडियम में जो आपका छठे से लेके 10 तक क्वेश्चन थे, आप इस तरह से देख सकते हैं। मैं इसके टिक पे जो है सही पे निशान लगा देता हूँ, जैसे छठे का आपका ए हो जाएगा। 7वें का पूछा गया था एंड यहाँ पे जो है फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन था ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट 8वें का यूएसए आ जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए 9वें क्वेश्चन का आंसर नागालैंड आ जाएगा। 10वें का मैंने आपको बताया ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसमें मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, लेकिन ऐसा लग मेरे को लगता है कि ज़्यादातर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ आए तो 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ईसा पूर्व चौथी सदी के दार्शनिक प्लेटो का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से? तो वो है यूनान से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां देखिए पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 1/3 सीटों की जो है आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से एमसीक्यू के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। आई होप कि आप समझ गए हो एंड आई होप कि आप सभी ने ऐसे ही आंसर्स दिए होंगे। आगे चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ एंड सेक्शन बी आपका जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे आपके एंड यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला पूछा गया 13वां ग्राम पंचायत के किन्हीं 4 कार्यों को जो है सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे बोला गया ग्राम पंचायत के कोई 4 कार्य आपको बताने हैं। 2 नंबर का है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ 4 कार्य बताइए। तो मैंने इन सभी के लिए जो है अलग से आंसर बना लिया है, जैसे ये सेक्शन बी आप देख रहे हैं। तो इनके लिए अलग से जैसे ग्राम पंचायत के किन्हीं 4 कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरह से एंड ये सभी मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी करवाए हुए हैं आपको। तो इन सभी के आंसर्स आप कुछ इस तरह से आपने देखा होगा एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है? 4 कार्य आपको बताना है, तो इसमें आप इ इसको भी अलग-अलग बाँट सकते हैं। जैसे इसमें सड़कें, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, बिजली और अन्य सुविधाएँ भी शामिल। तो 4 यहीं पे हो गया आपका सड़कें, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, बिजली के कार्य, आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। पढ़-पढ़ के दिखाने का आप समझाने का कोई फ़ायदा थोड़ी नहीं, मैं आपको पॉइंट्स दिखा दे रहा हूँ कि ये लिखे होने चाहिए आपने आंसर्स में। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपके 13वें क्वेश्चन्स का आंसर। आगे चले हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, द्विसदनात्मक विधायिका के कोई 2 लाभ। तो क्या लाभ हो सकते हैं द्विसदनात्मक विधायिका के? तो 2 सदन वाले जहाँ पे जो राज्य होते हैं, 2 सदन होते हैं जहाँ पे एक सदन में कोई गलत फैसला सुनाया जा सकता है, वहीं दूसरे सदन में उसको रोका भी जा सकता है। यानी दोनों की अगर हम देखें, मैं इसके आंसर्स की बात करूँ, तो जो हमने लिखा है, यहाँ पे देखेंगे प्रतिनिधित्व का प्रतिभेद यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये तर्क कहता है कि एक सदन प्रतिनिधित्व में विशेषज्ञता और जनता की आवश्यकता को अधिक अच्छी तरह समझ सकता है, जबकि दूसरा सदन जो है राज्य और विभिन्न सामाजिक समृद्धि वर्गों की भावनाओं को अधिक संवैधानिक
रूप से देख सकता है। इससे नूतन और संतुलित नीतियों का निर्माण हो सकता है, यानी नीतियों का निर्माण जो होता है वो संतुलित तरीके से हो सकता है। बैलेंस ऑफ पावर रहता है, यानी जो पावर है उसमें बैलेंस बना रहता है। ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ये आपका 14वां क्वेश्चन था। आगे चले हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां पूछा गया था, भारतीय संविधान की किन्हीं 2 सीमाओं के बारे में आपको बताना है। तो भारतीय संविधान की सीमाएँ कौन-कौन सी हो सकती है? अगर देखें तो हम 75% प्रतिशत जो भाग है हमने अन्य देशों के संविधान से लिया है। आप देखेंगे जिसमें आपका पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को उधार लिए गए टोकरा क्यों कहा जाता है? तो उसके अंदर हम देखते हैं बहुत देशों के संविधान से हमने अपने संविधान के अंदर बहुत सारे सिद्धांत लिए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की जो है पैदावी करता है और आम व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो ये सीमाएँ हैं इसकी, आप एक तरह से कमियाँ कह सकते हैं इनकी संविधान की। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका 16वां क्वेश्चन, समानुपातिक न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करना है। तो समानुपातिक न्याय यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें बोला गया है कि सभी व्यक्तियों के साथ जो है हर समय जो है किसी विशेष स्थिति में हर व्यक्ति एक साथ एक समान बर्ताव का सिद्धांत अन्याय होगा, यानी हर समय अगर हर स्थिति में हम समान बर्ताव करें तो वहाँ पे क्या होगा? ये अन्याय होगा, क्योंकि परीक्षा में अगर देखें छात्रों के को हम सभी एक बराबर जैसे एक जैसे अंक दे दें वो अन्याय होगा, सही नहीं होगा। तो ये बात आता है समानुपातिक न्याय के सिद्धांत के बारे में। यहाँ पे जो देखा जाता है वहाँ पे मेहनत, कार्य कौशल के आधार पर जो है ये बताता है। तो ये आपका हो जाएगा समानुपातिक न्याय। 2 नंबर में है, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है? आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कौन-कौन से कदम हैं? तो सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कौन-कौन से कदम हैं? जैसे महिलाओं के लिए कुछ चीज़ें की जाती है, आरक्षण जैसी व्यवस्था आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। बाकी आप आंसर्स देखें, तो इसके आंसर्स है भारत में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं? जैसे यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है? ये आपके पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए, बाकी मैंने आपको बता दिया। जैसे महिलाओं के लिए जो है अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ जो ऐसे वर्ग हैं जो बहुत ज़्यादा निचले वर्ग हैं, उनके लिए भी जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे आते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किए जाने के किन्हीं जो है 2 मुद्दों की पहचान करनी है। तो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता उसकी आलोचना क्यों की जाती है? तो यहाँ पे देखेंगे वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। अगर देखें तो एक कारण ये है, इस वजह से की जाती है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को क्या है वोट बैंक के लिए यूज़ किया जाता है। अल्पसंख्यकों को आर्थिक सहायता जो समानता के अधिकार का विरोध। यहाँ पे कुछ अगर देखें तो यहाँ पे कुछ लोगों की ये आलोचना रहती है कि आप क्या है कि अल्पसंख्यक वर्ग को जो है ज़्यादा सहायता प्रदान कर रहे हैं, आर्थिक सहायता। इससे जो है हमारी समानता के अधिकार है, उसका विरोध हो रहा है। तो ये भी करते हैं, आप इसके बारे में लिख सकते थे। ठीक है? ये सभी क्वेश्चन्स के आंसर जो है, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये हम अपनी तरफ से आपको आंसर्स बता रहे हैं। इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है जो यहाँ लिखा है वही एक्यूरेट है, वही सही है। आगे हम आते हैं, मतलब एक्यूरेट का मतलब है कि आप बिल्कुल सही है, इसके अलावा भी आपने पॉइंट लिखे होंगे तो वो भी सही हो। आगे की तरफ हम आते हैं, क्वेश्चन आपका सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंड इसमें 20-20 नंबर वाले 20 नंबर का पूरा सेक्शन है जो कि 4-4 नंबर वाले इसके अंदर आपके क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन इसका यानी 19वां पूछा गया था। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधान, तो ये मैंने आपको बताया भी था। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या-क्या चीज़ें ली है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलता है वो जीत जाता है, ये प्रणाली हमने ब्रिटिश के संविधान से ली है। सरकार का जो संसदीय स्वरूप देखते हैं, तो ये हमने क्या है ब्रिटिश के संविधान से लिया है। कानून के शासन का विचार हो गया, ये हमने ब्रिटिश के शासन से लिया संविधान से लिया है एंड विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी कानून निर्माण की विधि, ये हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया है। तो ये आप पॉइंट्स इसके अंदर लिख सकते थे। तो ये आपका हो जाएगा 19वां क्वेश्चन। आगे की तरफ आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? कोई 2 तर्क दीजिए। तो देखिए स्वतंत्रता ही का अधिकार ही नहीं बल्कि आपके जो भी मौलिक अधिकार है, उस पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो किस टाइम लगाया जा सकता है? कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही हो, यदि राष्ट्र को आंतरिक या बाह्य किसी भयानक समस्या का सामना करना होता है, जैसे आतंकवाद, आपातकाल, युद्ध या संघर्ष की स्थिति अत्यधिक स्थिति, तो स्वतंत्रता के अधिकार में प्रतिबंध लगाया जा सकता है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की जा सके। देखिए, आप सभी को पता है राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं है, तो आपने लिख दिया होगा कोई भी अधिकार हो। वैसे तो यहाँ पे एक अधिकार को लेकर बोला गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अगर हम देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा एक कारण है एंड आपातकालीन जो परिस्थितियाँ रहती है, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से
कोई भी मौलिक अधिकार हो, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का हो, आपका उनके ऊपर क्या है जो है रोक लगाई जा सकती है। ठीक है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो इसी के 8वें में क्वेश्चन दिया हुआ था 20वें में। अदालत में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए संविधान में दिए गए आरोपी या अभिव्यक्तियों के किन्हीं 2 अधिकारों को उल्लेख कीजिए। यानी जब कोई आरोपी है उसके पास कौन-कौन से अधिकार रहते हैं आपको बताना है। तो उसके पास कोई 2 अधिकार आपको बोला गया है, 2 अधिकारों को बताइए। अगर हम देखें तो अदालत में अगर देखें अगर हम देखें आर्टिकल 21 में संविधान ने सभी नागरिकों को न्यायिक सुनवाई में निष्पक्षता और उचितीकरण का हक प्रदान किया है। आर्टिकल 22 के 1 में देखें अगर हम तो इसमें बोला गया है आरोपी को जो है न्यायिक सुनवाई के दौरान अपने लिए एक वकील चुनने का अधिकार होगा। ये आप लिख सकते हैं इजी में वकील चुनने का अधिकार रहता है उसे। एंड उसने अगर कोई जुर्म किया तो उसको एक ही बार उसकी सजा मिलेगी, बार-बार नहीं मिलेगी। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड आरोपी को उसके द्वारा बनाए गए आरोपों के खिलाफ गवाहों की पुनर्वलोकन करने का अधिकार है। ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो मेनली जो आरोपी होता है अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास कौन-कौन से अधिकार रहते हैं, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग आपको बताना था। तो ये हो जाएगा आपका 21वें क्वेश्चन की तरफ आए तो भारत में एक सशक्त केंद्र की स्थापना की गई है। इस संदर्भ में कोई 2 उदाहरण दीजिए। अगर आप देखिए भारत में एक सशक्त केंद्र की स्थापना की गई है। जैसे केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति आप जानते होंगे। तो आप इसके बारे में इस तरह से देख सकते हैं भारत का संविधान एक संघीय व्यवस्था स्थापित करता है जिसमें शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विभाजित होती है। हालाँकि कुछ विशेषताएँ भारत में एक मजबूत सरकार की स्थापना करने में योगदान करती है। जैसे संघ सूची में हम संविधान की में 3 सूचियाँ शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार को 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसमें रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, संचार और बैंकिंग शामिल है। आपातकालीन स्थितियाँ देख लें तो उस समय भी क्या है राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ देख लें तो संविधान में उल्लिखित सभी शक्तियों के अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास रहती है। तो ये आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आगे आते इसी के 8वें में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, संघीय व्यवस्था के प्रमुख मानदंड जो है कौन-कौन से हैं आपको बताने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके आंसर्स को, तो संघीय व्यवस्था के प्रमुख मानदंड कौन-कौन से हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं। संघ, राज्य, स्थानीय सरकारों के स्तर पर शक्ति का जो है वितरण है। संघीय सौहार्दता और समरसता, स्वतंत्र न्यायपालिका, समान अधिकार और न्याय, इसके बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ है 22वां है अधिकारों का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है आपको बताना है। तो अधिकार हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं आपको बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए, लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से यानी सही ढंग से चलाने के लिए, व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए और व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए और देश के विकास के लिए भी जो है अगर देश भी विकास करना चाहता है तो उसमें उसके मानव के जो अधिकार है उसको देने होंगे। ठीक है एंड अधिकार देगा जब भी तो विकास होगा देश का। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। मानवीय गरिमा के विषय में इमैनुअल कांट की विचारधारा पर प्रकाश डालना है। इमैनुअल के विचार क्या विचारधारा रहती है मानवीय गरिमा को लेकर आपको बताना है। तो अगर हम देखें इनके क्या विचार है नीचे की तरफ आते इसी के अंत में इसका आंसर एंड यहाँ पे हर मनुष्य की गरिमा और मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब या शक्तिहीन हो सकता है, कोई बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह एक मनुष्य है और न्यूनतम ही सही प्रतिष्ठा पाने का हकदार है। कांट के लिए जो है लोगों के साथ गरिमा में बर्ताव करने का अर्थ था उनके साथ नैतिकता से पेश आना। यह विचार उन लोगों के लिए एक संबल था जो लोग सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ और मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो ये इनके विचार है आप यहाँ देख सकते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल और यूरोपीय मॉडल की तुलना करनी है। तो धर्मनिरपेक्षता को लेकर भारतीय मॉडल और यूरोपीय मॉडल है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये देखेंगे भारतीय मॉडल लिखा हुआ है एंड यूरोपीय मॉडल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये इनके राइट आंसर्स हो जाएंगे। तो ये दोनों मॉडल है कुछ इस तरह से आप इन्हें देख सकते हैं। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं समझाऊंगा थोड़ी नहीं, आप पेपर हो चुका है आपका, मैं आंसर्स आपको बता दूं। एंड यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आपका 11वीं से लेकर जो 23 तक क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए एंड इन्हें आप देख सकते हैं। जस्ट जैसे इसका राइट आंसर जो है ग्रीक हो जाएगा एंड यहाँ पे 1/3 हो जाएगा 12वें का। बाकी इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है यहाँ पढ़ सकते हैं। मैंने आंसर्स जो बता दिए आप मैंने इंग्लिश में आंसर्स नहीं बताया, सॉरी इसके लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है एंड इंग्लिश में सबको करना बहुत मुश्किल हो रहा है। टाइम थोड़ा और चाहिए बट मुझे लगता है ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसको ही करते-करते। तो इसीलिए इंग्लिश में नहीं ले आ पाया मैं, बट हिंदी के अंदर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं।
आगे हम आते हैं अब पेपर की तरफ। अगर पेपर में देखें तो मैंने सेक्शन डी ये सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पे बताने वाला था। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 में जो आपका ये पैसेज दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है जैसे स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक विचारधारा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे, ये आपका नारीवाद स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। तो नारीवाद यानी यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, आपका मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। अगर देखें तो ये क्या कहता है? समाजवाद, पूंजीवाद, उदारवाद या अराजकतावाद। यहाँ पे इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि क्या लिखा आपने दूसरे का, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन देखिए, सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को दर्शाता है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है राजनीतिक समानता के अंदर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे विभेदक बर्ताव द्वारा समानता की श्रेणी में रखा जा सकता है? यानी विभेदक बर्ताव द्वारा समानता की श्रेणी में, तो रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करना, ये इसके अंदर आ सकता है। अगर हम देखें तो ये आपका जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, प्रत्येक वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार। यहाँ पे बोला गया विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, अगर समानता स्थापित करनी है हमें, अ, ऑप्शन बी मुझे इसका राइट आंसर लग रहा है। रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को जो है विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी इसका सही हो सकता है। तो ये इसका फोर्थ का मुझे ये लग रहा है राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएँगे आपके। इसमें से दूसरे का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या है? 25वां क्वेश्चन आपका मैप से रिलेटेड था एंड मैप मैंने आपको करवाया था, जैसा कि कम जनसंख्या वाला राज्य जिसे राज्यसभा में केवल 1 सीट जो है प्राप्त है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है अगर मैप की तरफ चले, क्योंकि मैप तो आपने फाड़ के दे दिया होगा बट ये इंग्लिश मीडियम में था तो ये रह गया मैप। यहाँ पे देखिए तो इसका राइट आंसर आपका बी वाला आ जाएगा, जिसमें जो है सिक्किम आपको लिखना था। आगे की तरफ आए हम तो अधिक जनसंख्या वाला राज्य जिसे राज्यसभा में 31 सीटें प्राप्त है। तो राज्यसभा में 31 सीटें प्राप्त है और यहाँ पे बोला है अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो अधिक जनसंख्या कहाँ पे होगी? यूपी के अंदर होगी। मुझे लगता है ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर निकल कर आएगा। आगे की तरफ आए, द्विसदनात्मक विधायिका वाला राज्य, 2 सदन है जहाँ, तो आपका कौन-कौन सा बच गया? वो बच गया आपका डी और सी, यानी बिहार और यहाँ पे महाराष्ट्र। तो ये दोनों में ही आपका जो है द्विसदनीय विधायिका है, यानी 2 सदन है यहाँ पे। तो हम इसके लिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका भारत की पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो ये हुआ था बिहार के अंदर। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पे सी इसका आ जाएगा एंड डी वाला जो है आपका द्विसदनीय वाला महाराष्ट्र आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका ये मैप वाला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सी आपका बिहार आ जाएगा, ठीक है? एंड डी आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फिल अप करना था एंड यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको लिखना था जैसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया उसका अल्फाबेट क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए पहले का क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। आपको इसके अंदर जो है बी भरना है, ठीक है? यहाँ पे आपको जो है बी भरना है प्रॉपर। एंड इसके बाद आपको नेम भी लिखना है, जैसे यहाँ पे आपको जो है सिक्किम लिखना है। मैंने आपको आंसर बता दिया, आई होप कि आपने लिख दिए होंगे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये दिया हुआ है चित्र वाला, कार्टून वाला एंड ये कार्टून वाला क्या दर्शा रहा है? आप देखेंगे इस तरह से। तो राजनीति से दूर रहने की बात की गई है, आप इसे देख सकते हैं। एंड इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से देखें, ये कार्टून क्या दर्शा रहा है? अगर हम देखें तो इसमें राजनीति से दूर रहने की बात की गई है। यहाँ पे देखेंगे किस तरह से जो है अपने बेटे को यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखेंगे तो इससे दूर रहने की बात की गई है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जैसे आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, आपके कामकाज का इस पर जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वह सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है। जैसे ये कर रहे हैं एंड बच्चे देख के यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं। तो ये कार्टून क्या दर्शा रहा है? राजनीति के बारे में बता रहा है कि राजनीति कैसा है? यानी यहाँ पे नकारात्मक बात की गई है राजनीति के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन देखें तो बोला गया राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम किन-किन अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें जैसे आपका अधिकार हो गया, ठीक है? न्याय हो गया आपका, यानी सामाजिक न्याय हो गया, स्वतंत्रता, समानता, ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीति का समाज पर गलत प्रभाव पड़ने के क्या कारण? तो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है? अलोकतांत्रिक तरीके से चुना जाना, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं इसमें जो है राजनीति का समाज के ऊपर गलत प्रभाव पड़ने का कारण है। एंड इसी के अंदर जो है नोट जो है 26वां क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैंने इनको नहीं बताया, मैं इनको नहीं बता रहा हूँ, आप आई होप कि आपने कर लिया होगा। एंड इंग्लिश मीडियम में जो पैटर्न है आपका कार्टून दिया हुआ है जो है, इसको आप देख सकते हैं इस तरह से।
अब आते हैं हम क्वेश्चन जो नंबर है 27 की तरफ, एंड सेक्शन ई से आपका स्टार्ट होता है, एंड 6-6 नंबर के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाएंगे। जैसे भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य को सूचीबद्ध करना, क्या-क्या काम है निर्वाचन आयोग के, यानी हमारा जो चुनाव आयोग है उसके बारे में आपको बताना है। मैंने इसके लिए आंसर्स यहाँ पे तैयार कर रखे हैं, जैसे चुनाव का आयोजन करना, चुनाव जो हो रहा है वो निष्पक्षता से होना, ये सारी चीजें, मतदान प्रबंधन हो गया, निर्वाचन प्रक्रिया का समर्थन करना, प्रचार और जागरूकता, चुनाव अपराधों के खिलाफ जो है कार्रवाई करना, निर्वाचन संबंधी विवादों का समाधान करना, ये सभी कार्य है निर्वाचन आयोग के बारे में। आई होप कि आप यही लिखे होंगे पेपर के अंदर, एंड ये 27 क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पॉइंट्स है, ये आपको यहाँ पे लिखना था। एंड आगे की तरफ आए तो इसी के अंदर 8वीं के अंदर आपसे पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक मस्जिद जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? तो इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, कोई 3 तर्क आपको देने हैं। तो सरलता, यानी बहुत आसान है ये प्रणाली, चुनावी विकल्प रहता है। उपयुक्तता भारतीय संदर्भ में, यानी भारतीय संदर्भ में ये बिल्कुल सही है। मतदाता प्रत्याशी संबंध को अगर देखें तो एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं वो। भारतीय परंपराओं से मेल खाता है, हमारी परंपराओं से मेल खाता है, इसलिए भी ये अपनाया गया है। आगे देखिए, न्यायिक सक्रियता के किन्हीं 3 सकारात्मक प्रभावों के बारे में आपको बताना है। तो न्यायिक सक्रियता से के किन्हीं 3 प्रभाव कौन-कौन से हैं? अगर हम देखें, तो न्यायिक सक्रियता के कोई 3 जो है यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर पूछे गए। मैंने आपको जो है नकारात्मक भी लिख दिए यहाँ पे। जैसे सकारात्मक देखें, तो न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक जो है बनाया है, कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने पर बाध्य हुई है। चुनाव प्रणाली को भी ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया है। ये चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मैंने इसमें नकारात्मक भी ऐड कर दिया है, आप इन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चंस में आपका नहीं था, ठीक है? इसको आप ना ही पढ़ें, क्योंकि मैं सोचा कि इसमें नकारात्मक भी पूछा गया है, बट इसके अंदर सकारात्मक ही पूछा गया। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में 2 अंतर, ये आपको मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है 6 नंबर वाले ये करवाए हुए हैं आपको, ठीक है? इसीलिए आप देखेंगे इनके आंसर्स आपके सामने इस तरह से आपको दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में 2, अगर हम देखें तो इसके आंसर्स राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, यहाँ पे उसको लिखा नहीं, शायद नीचे आ गया ये। राजनीतिक कार्यपालिका मैंने क्वेश्चन नंबर 29 में लिख दिया शायद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 में लिख दिया। इसे देख लेना आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 नहीं है, ये आपका जो 28 था, आपका जो क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 28 है आपका, इसके अंदर जो अथवा है, 28 के अंदर जो अथवा है आपका, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, ये इसका आंसर यहाँ पे है, ये वाला है। एंड जो आपका 29वां क्वेश्चन है, उसका ये एक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है? आप समझ जाना, आपको तो क्या है, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स का मतलब होना चाहिए, जिससे राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका पूछा गया है। तो राजनीतिक कार्यपालिका में देखेंगे वे लोग शामिल होते हैं जो चुनाव के माध्यम से आते हैं। इनकी एक समय सीमा रहती है, जैसे 5 वर्ष का ही रहता है, और इनको समय से पहले भी हटाया जा सकता है। अपने कार्य में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। वहीं स्थायी कार्यपालिका की बात करें तो रिटायरमेंट की आयु तक ही काम करते हैं। अपने कार्य में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने जो है एंड ये रिटायरमेंट की आयु तक यहाँ पे बने रहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई है, ये पढ़ सकते हैं आप। एंड अपने कार्य में बहुत ज़्यादा दक्षता और निपुणता के कारण जो है चयन किया जाता है इन्हें। जैसे आईएएस, आईपीएस को आप जानते होंगे, जो पद है, इसी में आते हैं वो। तो ये आपका हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है 29वां जो क्वेश्चन है, ये आपका समानता के मार्क्सवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत, उसके बीच अंतर के लिए पूछा गया था। आप इन्हें देख सकते हैं। एंड इसका आंसर ये है, समानता के मार्क्सवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत के बीच। जैसे मार्क्सवाद यहाँ पे दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उदारवाद दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है? आगे की तरफ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता की सकारात्मक एवं नकारात्मक अवधारणा में अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ और सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एंड इसके बारे में क्या-क्या इनके बीच डिफरेंस हो सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता जो है नियंत्रित होती है। आप इसमें लिख सकते हैं, एक में बंधनों का पूरी तरह से अभाव होता है, एक में बंधनों जो बंधन है उसका अभाव नहीं होता, मतलब पूरी तरह से नहीं होता, उसके ऊपर उचित बंधन होते हैं। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए होंगे आपने, आई होप। ये आपके क्वेश्चन सभी करवाए हुए थे। एंड आगे चले हम, अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया 30वां, नागरिकता कहते किसे? नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया और भारतीय नागरिकता को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए, हर एक देश में अलग-अलग होता है नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका। एंड यहाँ पे देखेंगे नागरिकता है क्या?
तो एक आधिकारिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट देश या राज्य के नागरिक के रूप में पहचानती है। एक एक देश होता है, अपने देश के नागरिकों को वो पहचान देती है, वही नागरिकता है, ठीक है? आपके पास जैसे आप देखेंगे आज के समय आपके पास जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपका आधार कार्ड हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा, तो ये देश ने ही आपको दिया है एंड इससे पता चलता है कि आप यहाँ के नागरिक हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे ये जो दिया गया है भाग 2 में हमारा अनुच्छेद 5 से 11 में इसके बारे में बताया गया है संविधान के। एंड प्राप्त कैसे किया जा सकता है अगर आपका जन्म भारत के अंदर हो, पंजीकरण के द्वारा भी हो सकता है, संपत्ति खरीदना, सरकारी नौकरी, भूमि विस्तार द्वारा, इन तरीकों से जो है आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और हर एक देश में अलग-अलग होता है। एंड सेम आप कह सकते हैं जैसे आपका जन्म अमेरिका में हो गया तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण के द्वारा, ये पंजीकरण का मतलब है कि आप आवेदन कर सकते हैं। कि मेरे को चाहिए अमेरिका की नागरिकता, तो आप वहाँ पे जो भी उसकी प्रक्रिया रहती है, उसके अनुसार अगर आप करते हैं सारी चीज़ें, तो उसमें आपको नागरिकता मिल जाएगी। एंड इसी के अंदर अथवा में आपसे पूछा गया था, राष्ट्रवाद की भावना के किन्हीं 2 सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव के बारे में आपको बताना है। तो देखिए राष्ट्रवाद के अगर हम देखें सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव तो कुछ इस तरह से आप डाल सकते हैं। सकारात्मक में डाल सकते हैं कि यूरोप में छोटी-छोटी रियासतों के एकीकरण के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों की स्थापना का मार्ग दिखाया है। जैसे जर्मनी और इटली का गठन देखें, जो विभिन्न राज्यों या प्रदेशी के संगठन से बने। ये आप डाल सकते हैं, नकारात्मक में आप देख सकते हैं पॉइंट्स ये दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है पॉलिटिकल साइंस का आंसर की। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे एंड पेपर आपका अच्छा गया होगा पॉलिटिकल का। ये था आज का ये वीडियो आंसर की के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट किया है, तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा। जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पे क्लिक करेंगे तो बेल का आइकन निकल कर आएगा, उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना एंड इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाया करेगी, अगर आप ये करते हैं तो। यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।